बच्चों देखिए, सब कुछ सीक्वेंस से दिया गया है। मेरा आपके लिए राय यही है कि वीडियो, इस चैप्टर के सभी वीडियो को की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां पे जाकर के एकदम सीक्वेंस से शुरू से लेकर के वीडियो को आप देखते आएंगे स्टेप वाइज, शुरू से लेकर के, तो आपको एकदम बेहतर समझ में आएगा और आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था धातुओं के निष्कर्षण, जिसमें हमने एक दो विधियों की जिक्र किया था। जैसे जो कम सक्रियता वाली धातुएं हैं उनको रासायनिक विधि के द्वारा अपचयन करके हम धातु को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो आज उसी विधि के अंतर्गत देखिए, रासायनिक विधि के द्वारा अपचयन करके धातु प्राप्त करने के लिए दो स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्क को हम ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। किस में परिवर्तित करते हैं? ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, और फिर उस ऑक्साइड अयस्क का अपचयन करके हम क्या कर लेते हैं, धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वह है धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन करना। यानी उसको हम सबसे पहले जो आपके धातु का सल्फाइड अयस्क होगा या जो धातु का कार्बोनेट अयस्क होगा उसे हम क्या करेंगे, किस में परिवर्तित कर देंगे, ऑक्साइड में परिवर्तित कर देंगे। अब इसमें परिवर्तित करने के लिए दो विधियां हैं। अगर आपके पास सल्फाइड अयस्क है, अगर आपके पास सल्फाइड अयस्क है तो हम भर्जन को काम में लेते हैं, जिसे हम कहते हैं रोस्टिंग विधि कहते हैं। और अगर हमारे पास कार्बोनेट अयस्क है तो उसके लिए हम निस्तापन को काम में लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कैल्सिनेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। अब देखिए, भर्जन और निस्तापन, इसकी परिभाषा आपके एग्जाम में भी बहुत सारी आती है, कई बार आती है। तो इसको देखिए एकदम सहज सी भाषा में समझिए कि देखिए, भर्जन और निस्तापन दोनों में ही क्या करना है, अयस्क को, सांद्रित अयस्क को यानी सांद्रण किए गए अयस्क को क्या करना है, गर्म करना है। और कितने तापमान पर? कि जो अयस्क है आपका उसके गलनांक से कम तापमान पर, यानी कि जो आपका अयस्क है वह इतना हम गर्म ना कर दें कि वह गल जाए और फिर से अशुद्धियों में मिल जाए। इतना उसको गर्म किया जाता है जिससे वह अयस्क गले ना, अर्थात उसके गलनांक से कम तापमान पर। अब देखिए, भर्जन में भी हम गर्म करते हैं और निस्तापन में भी गर्म करते हैं। अंतर इसमें यह है कि जो आपका भर्जन होता है उसमें वायु की उपस्थिति होती है, वायु की उपस्थिति, और जो आपका निस्तापन होता है, निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति होती है। बहुत आसान से समझ में आएगा आपको। देखिए, इसमें भी गर्म करते हैं धातु के गलनांक से कम ताप पर, इसमें भी गर्म करते हैं धातु के गलनांक से कम तापमान पर, लेकिन इसमें वायु की उपस्थिति रहती है, वायु यानी कि ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। और इसमें वायु का मतलब यहां किससे है, O2 से है। वायु का मतलब यहां किससे है, O2 से है, यानी कि ऑक्सीजन से है। तो इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, अनुपस्थिति है। दूसरी चीज हमने बताया कि यह जो भर्जन है यह किसके लिए होता है, सल्फाइड अयस्क के लिए। तो यह किसके लिए होता है, सल्फाइड अयस्कों के लिए। और जो आपका निस्तापन होता है वह किसके लिए होता है, कार्बोनेट अयस्क होता है, कार्बोनेट अयस्कों के लिए। और इसके गलनांक से कम तापमान पर इसको भी गर्म करते हैं, इसके गलनांक से कम तापमान पर इसको भी करते हैं। अगला चीज क्या है, गर्म करना, गलनांक से कम ताप पर। अब देखिए, इसमें सल्फाइड अयस्क, जैसे जिंक का अगर हम सल्फाइड अयस्क ले लें Zn, इसके साथ हम S ले लें, और इसको हम वायु की उपस्थिति में यानी O2 की उपस्थिति में हम इसे क्या कर दें, गर्म कर दें। वायु की उपस्थिति में इसे हम क्या कर दें, गर्म कर दें। तो हमारे पास बनेगा क्या, ZnO यानी जिंक का ऑक्साइड बनेगा, और प्लस आपको SO2 गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, SO2 गैस बन जाएगी। अब इसको अगर हम संतुलित कर दें, देखिए Zn पे भी 2+ चार्ज होता है, O पे भी 2+ चार्ज, इसलिए क्या बना, ZnO बना। अब इसको अगर हम 2 मालिक्यूल में ले लें, इसे 3 मालिक्यूल में ले लें, तो यहां पे जो हमारा बन जाएगा यह 2-2 मालिक्यूल में बन जाएगा। अब अगर इनके अणुओं के बीच हम सामंजस्यता को देख लें तो यहां पे देखिए Zn 2 है, तो यहां पे भी Zn कितना है, 2 है। अब O2 यहां पे कितना है, 3 दूना 6 है, तो 2 O2 यहां है और 2 दूना 4 O2 यहां है, 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया। और यहां पे सल्फर कितना है, 2 है, तो यहां भी सल्फर कितना है, 2 है। तो इस प्रकार से समीकरण हमारा क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है।
हमने क्या किया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने क्या किया, सल्फाइड अयस्क को गर्म किया। तो यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, रोस्टिंग यानी कि भर्जन कहलाएगी। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी आपकी, रोस्टिंग यानी कि भर्जन कहलाएगी। अब देखिए निस्तापन को अगर हम देखें तो निस्तापन में हम इसी जिंक के कार्बोनेट अयस्क को ले लें, यानी कि ZnCO3 को अगर ले लेते हैं, ZnCO3 को ले लेते हैं और इसको गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा। और प्लस में यहां से क्या प्राप्त होगा, CO2 गैस प्राप्त होगी। समीकरण हमारा बिल्कुल संतुलित है। Zn की संख्या 1 है, O की संख्या 3 है, तो 1 O यहाँ, 2 O यहाँ, 2 1 कितना हो गया 3, और C की संख्या 1 है तो C की संख्या 1 है। और इसको हमने वायु की बिना उपस्थिति में यानी वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया, तो इसलिए यह क्या कहलाएगी, आपकी निस्तापन कहलाएगी। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं धातुओं का निष्कर्षण। अब सबसे पहले धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए हमने इसको किस में परिवर्तित किया, ऑक्साइड में परिवर्तित किया। हमने इसको किस में परिवर्तित किया, ऑक्साइड में। किसके द्वारा, भर्जन और निस्तापन के द्वारा। अब जब हम भर्जन और निस्तापन के द्वारा इसे हम ऑक्साइड में परिवर्तित कर लिए, अब इसका कराएंगे हम अपचयन। इसका हम क्या कराएंगे, अपचयन। अपचयन भी आपका इसमें 2 विधियों में संपन्न होगा। आइए उन विधियों को हम देखते हैं और इनका अपचयन करा के हम किस प्रकार से धातु प्राप्त करते हैं उसकी भी रूपरेखा को। तो बच्चों देखिए, जब हम सांद्रित अयस्क को हम क्या करते हैं, धातु के ऑक्साइड के रूप में उसको परिवर्तित कर देते हैं, तो फिर हम उसमें क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं। और अपचयन के पश्चात हम क्या करते हैं, धातु को प्राप्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पे धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन, यानी कि जो हमने अभी पिछले क्रम में धातु ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित किया था, अब उसका हम क्या कराएंगे, अपचयन। जिसके लिए हम क्या, कौन सी विधि काम में लेते हैं, प्रगलन। कौन सी विधि काम में लेते हैं, प्रगलन। अब देखिए प्रगलन क्या होता है, इसमें देखिए गालक या अपचायक, 2 चीजों का रोल होता है, गालक या अपचायक। देखिए गालक क्या होता है, गालक का अर्थ होता है गलाने वाला, अपचायक का अर्थ होता है अपचयन कराने वाला। तो जो हमारी धातु ऑक्साइड प्राप्त हुई है उसमें गालक या अपचायक मिला करके, ऐसे पदार्थ जो अपचायक का कार्य करते हैं, जो अपचयन कराने का कार्य करते हैं, उसे हम अपचायक कहते हैं। जो धातु को गलाने का कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। तो जो हमारी धातु ऑक्साइड प्राप्त हुई है उस धातु ऑक्साइड में गालक या अपचायक मिला करके उस धातु को द्रवित अवस्था में प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, प्रगलन कहलाता है। यानी कि जब हम जो हमारी धातु ऑक्साइड मिली है उस धातु ऑक्साइड में गालक या अपचायक को जब हम मिला देंगे, मिला करके हम उसको क्या करते हैं, भट्टियों के द्वारा गर्म करते हैं। भट्टियां आगे हम पढ़ेंगे, जैसे वात्या भट्टी हो गई, वात्या भट्टी। कई प्रकार की भट्टियां हैं, जब आप कक्षा 11th में जाएंगे तो विभिन्न प्रकार की भट्टियों में पढ़ेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, गालक या अपचायक मिला करके हम 700 डिग्री सेंटीग्रेड से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। जिसके कारण, इन दोनों की उपस्थिति के कारण जो हमारी धातु होती है वह द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाती है। तो धातु ऑक्साइड से गालक या अपचायक को मिला करके धातु को गलित अवस्था में प्राप्त करना, जब भट्टी में रख देते हैं इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वह गलित अवस्था में प्राप्त हो जाती है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रगलन कहलाती है। अब देखिए प्रगलन के पश्चात जब धातु हमारी द्रवित अवस्था में यानी लिक्विड फॉर्म में जब हमें मिल जाती है तो हम उसका क्या कराते हैं, उसका अपचयन 2 विधियों के द्वारा कराते हैं। एक कार्बन अपचयन विधि और दूसरा रासायनिक अपचयन विधि। कार्बन अपचयन विधि में हम क्या करते हैं, जैसे आपका जो हमें प्राप्त हुआ था जिंक ऑक्साइड, इसमें हमने क्या कर दिया, अपचायक के रूप में या गालक के रूप में हमने क्या मिला दिया, कोक को मिला दिया, कोयले को मिला दिया। अब इसको जब हमने कोयले को मिला दिया तो इसमें से जो आपका जिंक है वह अलग हो जाएगा और सी के साथ कौन मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा। तो यहां से बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस प्रकार से हमारी धातु क्या हो गई, अलग हो गई। अब देखिए जो आपका ZnO था, अपचयन यह कैसे हुआ, अपचयन को आइए समझाते हैं। जैसे यहां पे ZnO था, Zn पे 2 प्लस चार्ज
और इस पे 2 माइनस चार्ज और 2 प्लस 2 माइनस दोनों मिलकर के एक दूसरे को निरस्त कर दिए और इन पर टोटली कितना चार्ज हो गया, 0। लेकिन यहां पे देखिए इस पर कौन सा चार्ज हो गया, प्लस चार्ज हो गया। जैसे ही यह अलग हुआ, O के साथ से अलग हुआ, तो इसका जो 2 प्लस था वह इसके पास रह गया, यानी इस पर धन की संख्या बढ़ गई। और जहां पे धन की संख्या बढ़ जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। जहां धनावेश की संख्या में बढ़ोतरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अब देखिए अगला हमारी आती है रासायनिक विधि द्वारा अपचयन। अब रासायनिक विधि द्वारा अपचयन जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया है, अगर आपको याद हो, देखिए अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो पुरानी बताई गई बातों को हमेशा याद रखता है। तो देखिए हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको जब बताया था कि जो आपके बुक में क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप में क्या था कि जो ज्यादा सक्रियता वाली धातुएं हैं वे एक दूसरे को क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं, लात मार के किनारे कर देती हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि जैसे आपका CuSO4 जो है, इसमें अगर हम लोहे को मिला दें तो चूंकि लोहा जो है Cu से ज्यादा शक्तिशाली है, Cu से यह क्या है, ज्यादा क्रियाशील है, तो जब यह क्रिया करेगा तो Cu को लात मार के क्या कर देगा, किनारे कर देगा, तो Cu किनारे हो जाएगा और Fe के साथ क्या आ जाएगा, SO4, तो ये आपका हो जाएगा FeSO4। ठीक है, तो यहां से हमारी Cu क्या हो गई, अलग हो गई। और यहां पे CuSO4 पे देखा जाए तो इन दोनों को मिलाकर के कितना चार्ज था, 0 था। लेकिन यहां पे Cu के पास कितना आ गया, 2 प्लस आ गया, तो इसलिए यहां पे धन की संख्या बढ़ गई, इसलिए यहां पे क्या हुआ, अपचयन हुआ। जैसे अगर आपको CuSO4 में ही हम क्या मिला दें, जिंक को मिला दें, तो जिंक जो है Cu से कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, अतः यह क्या कर देगा, Cu को लात मार करके यह किनारे कर देगा, Cu अलग हो जाएगा और ये Zn किसके साथ जुड़ जाएगा, SO4 के साथ जुड़ जाएगा। और इस प्रकार से जो आपकी Cu है अलग हो जाएगी और Cu पे जो आपका है 2 प्लस चार्ज होता है, तो यह धन आवेशित हो गया, यानी धन की संख्या यहां बढ़ रही है, इसलिए क्या है, यहां पे अपचयन है। तो इस प्रकार से हम कार्बन के द्वारा अपचयन करा सकते हैं, कार्बन को मिला करके गालक या अपचायक के रूप में, या फिर रासायनिक विधि द्वारा, यानी कि जो धातुएं ज्यादा सक्रिय हैं उन धातुओं को अगर हम उसके गलित अवस्था में, यानी प्रगलन के द्वारा जो हमें धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है, उसमें अगर हम ज्यादा सक्रियता वाली धातुएं मिला दें तो वह क्या कर देंगी, SO4, यानी उसमें जो अशुद्धियां रहेंगी उसको विस्थापित कर देंगी और यहाँ पे अपचयन से हमारी धातु प्राप्त हो जाएगी और अशुद्धियां हमारे उस धातु के साथ मिलकर के अलग हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम धातु के निष्कर्षण की विधियों को समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अपनी राय इस वीडियो से संबंधित जरूर दीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।